आहाना केबिन में बैठी अपनी फाइल ठीक कर रही थी, मगर मन कहीं और ही उलझा हुआ था। तभी उसे एक अजीब सी घुटन महसूस हुई, जैसे कोई बहुत करीब से उसे देख रहा हो, महसूस कर रहा हो। पहले तो उसने सोचा शायद वहम होगा, लेकिन जैसे ही निगाहें उठाई, सामने ही खिड़की में अभिनव ठाकुर खड़ा था। बाहें सीने पर लपेटे, आंखों में एक अजीब सी नमी और दिल को पिघला देने वाली मुस्कान लिए वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे उस लम्हे में, उस कमरे में, इस दुनिया में सिर्फ आहाना ही मौजूद हो। उसकी आंखों में मोहब्बत की वो गहराई थी जो किसी शायर के सबसे खूबसूरत शेर में भी नहीं उतर सकती। आज उसे प्रेजेंटेशन की तैयारियां करनी थी, लेकिन वो तो जैसे आहाना की एक झलक में ही खो गया था। कुछ तो था उस लड़की में, उसकी सादगी, उसका गुस्सा, उसकी आंखों में छुपी मासूम नफरत भी उसे बेइंतहा हसीन लगती थी। आहाना ने झट से अपना चेहरा घुमा लिया। अभिनव की गहरी और ठहरी हुई निगाहों ने उसके दिल की धड़कनों को तेज कर दिया था। एक पल के लिए तो जैसे वक्त थम गया हो, सांसें उलझ गई हों और धड़कनों ने अपनी रफ्तार खुद तय कर ली हो। मगर अगले ही पल आहाना ने खुद को संभाल लिया, नजरें झुकाई और अपनी चेयर की बाहें कसकर पकड़ लीं, जैसे दिल को जोर से जकड़े बैठी हो। जिस रास्ते पर अभिनव उसे बुला रहा था, वो रास्ता उसकी नज़र में कांटों से भरा था। एक ऐसा रास्ता जहां हर मोड़ पर बदनामी, दर्द और अकेलापन था। उसने खुद को मन ही मन समझाया, नहीं आहाना, मत बहक। ये सब कुछ ये सब तो जैसी आम लड़की के लिए नहीं होता। ये अमीर लोग जब चाहते हैं किसी के करीब आ जाते हैं, और जब इनका दिल भर जाता है तो ऐसे छोड़ते हैं जैसे कभी जानते ही न थे। मगर दिल था कि मानता नहीं था। वो बार बार फुसफुसा रहा था, एक बार, बस एक बार उसकी आंखों में देख लो। क्या पता ये नजरें झूठी ना हो, पर दिमाग ने झट से डांट लगाई, दिल की नहीं सुनी। ये वही गलती होगी जो हर मासूम लड़की करती है। एक गहरी सांस लेते हुए वो गुस्से से बड़बड़ाई थी, मुझे अपने बॉस से शिद्दत से नफरत है। उसकी वो गहरी आंखें, वो मुझे परेशान करती हैं। इतना एटीट्यूड, इतना स्टाइल और वो मुस्कुराहट, जैसे किसी फिल्म के हीरो हों। फिर अपनी कलीग की तरफ पलट कर बोली, यार इस आदमी को कोई काम नहीं है, जब देखो लड़कियों को ताड़ता रहता है। ये बात उसने गुस्से में कह तो दी थी, हालांकि उसे पता था अभिनव ठाकुर ऑफिस में हर लड़की की इज्जत करता है और सिर्फ आहाना को गहरी नज़रों से देखता है। अभिनव ठाकुर सिर्फ बॉस नहीं, अकड़ का दूसरा नाम है। और मुझे हर अमीर इंसान से नफरत है। ये लोग बस खुद को दुनिया पर रहकर भगवान समझते हैं। बुदबुदाते हुए उसने एक तिरछी नज़र से खिड़की पर खड़े अभिनव की ओर उठाई थी कि शायद अब वो चला गया हो, लेकिन उसका दिल धक से रह गया जब दोनों की नज़रों का टकराव हुआ था। उसकी नज़रों से नज़रें मिलते ही अभिनव के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान बिखर गई थी, जबकि आहाना ने जल्दी से अपनी गर्दन घुमाई थी। पास बैठी सोनिया हंसते हुए बोली, तेरी नफरत में भी मोहब्बत की झलक है यार। सच कहूँ तो तू माने या ना माने, हमारे बॉस तो तुझ पर पूरा दिल हार चुके हैं। और वैसे भी अभिनव ठाकुर जैसे बंदे रोज रोज कहाँ मिलते हैं। अगर वो कभी प्रपोज कर दें तो हाँ कर देना, समझी? क्योंकि जब कोई किसी को इतनी गहराई से देखता है ना, तो वो मोहब्बत सिर्फ इत्तेफाक नहीं होती, बल्कि तकदीर होती है। आहाना ने उसका मजाक उड़ाते हुए आंखें तरेरी, मगर दिल में कहीं कुछ गुनगुना सा उठा था। कलीग्स की निगाहें उन दोनों पर थीं। नखरे बखरे मत दिखाना यार, उनका हाथ थामकर जिंदगी में आगे बढ़ जाना, बहुत खुश रखेंगे तुझे। उनकी आंखों में तेरे लिए एक दीवानगी दिखती है। उसकी बातें सुनकर आहाना बस फीकी सी हंसी हंस पड़ी और कहने लगी, तू इन अमीरों को नहीं जानती सोनिया, ये प्यार नहीं करते, बस दिखावा करते हैं। और जब कोई लड़की इनकी बातों में आ जाए तो उसे इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, उसे मजबूर बना देते हैं। तेरा अमीरों को लेकर नज़रिया बिल्कुल गलत है आहाना, सोनिया एकदम चिढ़कर बोली। मगर आहाना हर बार उसकी बातों को अनसुना कर देती। उसी पल बाहर से एक आवाज़ आई, मिस आहाना मेरे ऑफिस में आइए, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। आहाना एकदम चौंकी, क्योंकि ये मैसेज किसी के जरिए भी आ सकता था, लेकिन नहीं, खुद उसके बॉस अभिनव ठाकुर सामने खड़े थे। एक अलग ही ठहराव था उनकी आवाज़ में, जैसे हर लफ्ज सिर्फ आहाना के लिए लिखा गया हो। इस वक्त वो अपने साहब के ऑफिस में खड़ी थी और वो खामोशी से बस उसके चेहरे को देख रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि आहाना को उसकी नज़रों से बेचैनी हो रही है, तो उसने फौरन अपनी नज़रें झुका लीं। पेपर वेट घुमाते हुए आहाना को एक ऑर्डर सुना दिया, मिस आहाना, आपको मेरे साथ एक बिजनेस पार्टी में चलना होगा। लेकिन सर, मेरा काम आपके साथ पार्टी में जाना नहीं है, मेरा काम सिर्फ फाइल संभालना है और आपके डॉक्यूमेंट्स देखना है। मिस आहाना, ये मैं तय करूँगा कि आपको क्या करना है।
मगर सर, जॉब डिस्क्रिप्शन में तो। उसकी आंखों में गुस्सा और हल्का सा डर दोनों उभर आए थे, मगर सामने खड़े शख्स की आंखों में तो कुछ और ही चमक रहा था, जैसे वो किसी जंग को जीतने के लिए डर चुका हो। आप शाम के वक्त तैयार रहिएगा, मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। सॉरी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस मुझे एड्रेस भेज दें, मैं खुद ही वहां पहुंच जाऊंगी। उसने अपने अंदर खौलते लाबे को दबाते हुए कहा, जबकि अभिनव धीमे से मुस्कुरा उठा। इस छोटी सी नाजुक सी जिद्दी लड़की को ये छेड़ना उसे हमेशा ही अच्छा लगता था और उसके दिल को एक अजीब सा सुकून भी मिलता था। जानता था कि ये सब गलत है, मगर वो क्या करता। जब तक वो अहाना के गुस्से से लाल होती नाक ना देख लेता, तब तक उसे चैन नहीं मिलता था। उसका दोस्त, जो उसका बिजनेस पार्टनर भी था, अभी भी उसके ऑफिस में ही एक तरफ बैठा हुआ था। लेकिन अहाना तो गुस्से में आई थी और गुस्से में ही चली भी गई थी, और इस वजह से वो उसे देख भी नहीं पाई थी। अहाना के जाते ही वो दोस्त माथे पर हाथ मारते हुए बोला, यार तू क्यों उस लड़की को इतना तंग करता है? तुझे पता भी है वो कितनी सीधी सादी है? क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है मेरे यार, और बहुत जल्द मैं उससे शादी भी करने वाला हूँ। बस एक बार वो हाँ कह दे। मुझे नहीं लगता कि वो तुझसे कभी शादी करेगी। इंसान की शक्ल न हो तो इंसान को बात अच्छी कर लेनी चाहिए। अभिनव ने उसे घूरते हुए कहा तो उसका दोस्त मुंह बिचकाने लगा। अहाना का दिमाग पूरी तरह से घूम रहा था। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने उस आदमी की बात इतनी आसानी से मान कैसे ली, जबकि उसका तो ऐसा कोई काम ही नहीं था। थोड़ी ही देर में उसे एक प्रमोशन लेटर मिला, जिस पर लिखा था कि अब वो अभिनव ठाकुर की पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर काम करेगी। अब तो उसे पूरा यकीन हो गया कि अभिनव ठाकुर की नीयत उस पर सही नहीं है। उसने गुस्से में आकर वो लेटर फाड़ दिया, और दूसरी तरफ सोनिया उसे बधाइयाँ दे रही थी। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि 1 महीने के अंदर ही तुम्हारी प्रमोशन हो गई। सोनिया की बात सुनकर उसने उसे घूरा था। बाकी सारे कलीग्स उसकी तरफ अजीब सी निगाहों से देख रहे थे, जैसे सबकी आंखों में कोई अनकही सी कहानी छुपी बैठी हो। हर कोई उसके किरदार पर सवाल उठा रहा था। फुसफुसाहटें हो रही थीं, क्योंकि अभिनव की वो नरम मीठी नज़रों को कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर पाया था। जब से वो लड़की इस कंपनी में आई थी, अभिनव बहुत कम अपने ऑफिस में टिकता था। बार बार उसके केबिन के चक्कर लगाता, हर वक्त उसके आसपास रहने की कोशिश करता। कभी कभी छोटे छोटे बहानों पर उसे अपने ऑफिस में बुला लेता और अक्सर फाइलों से ज़्यादा बातों का सिलसिला शुरू कर देता। वो मुस्कुराता, उसकी आंखों में देखता, और वो अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती। मगर कल जो हुआ वो उसकी सहन शक्ति की हद थी। कल रात ऑफिस की एक बड़ी पार्टी थी। एक बड़ी डील पर साइन हुआ था, जिसे अभिनव ठाकुर ने डन कर दिया था। इस डील से उसे करोड़ों का फायदा होने वाला था, और इसी खुशी में ऑफिस के सारे कर्मचारी इस पार्टी में आए गए थे। पार्टी अपनी शबाब पर थी। सब लोग हंस रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन एक कोने में अहाना बिल्कुल अकेली खड़ी थी। उसकी दोस्त सोनिया आज नहीं आई थी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो और भी ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रही थी। नीली शिफॉन की साड़ी और सुनहरे ब्लाउज, जिस पर सफ़ेद मोतियों का हल्का काम था, ऐसा लगता था जैसे वो किसी राजघराने की कोई राजकुमारी है। अभिनव कितनी ही देर तक उसे देखता रहा। उसका चेहरा हल्के मेकअप से भी चांद जैसा चमक रहा था। अभिनव की नज़रें बहुत देर से उसी पर ठहरी हुई थीं। इतने महीने बीत चुके थे, लेकिन अहाना ने कभी उसे अपना होने नहीं दिया था। वो उसे हमेशा रूखेपन से बात करती, जैसे उससे नफरत करती हो। जब भी अभिनव उसकी तारीफ करता तो वो उल्टा जवाब देती, और यही वजह थी कि वो अपनी चाहत का इजहार अभी तक ठीक से नहीं कर पाया था। लेकिन आज उसका दिल मजबूर हो गया था। वो धीमे धीमे कदम चलकर उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया, इतना करीब कि अहाना को उसकी सांसें अपनी पीठ पर महसूस होने लगीं। उसकी धड़कनें तेज हुईं। उसने खुद को ज़बरदस्ती संभाला और आगे सरकने की कोशिश की, लेकिन पैर तो जैसे जम गए थे। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो अहाना, उसने धीमी आवाज़ में उसके कान में धीरे से फुसफुसाया। तो उसने घबराकर एक दूरी बनाई और गुस्से से बोली, सर आप थोड़ा दूर रहिए। मगर वो मुस्कुराकर बोला, जब कोई अपना लगने लगे तो दूरी बनाना मुश्किल हो जाता है। देखिए सर, पार्टी में और भी खूबसूरत लड़कियां आई हैं। आप शौक से जाकर उनकी तारीफ़ करें और अपना मन बहलाएं, क्योंकि आपकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। वो चटक कर एक करारा सा जवाब देकर वहाँ से वॉकआउट कर गई, और अभिनव जेब में हाथ डाले उसे दूर तक जाता देखता रहा। कुछ तो बात है इस लड़की में, जो दिल बस इसी को देखने के लिए मचलता है। पार्टी अपनी शबाब पर थी। चारों तरफ चकाचौंध रोशनी, महंगे परफ्यूम की खुशबू और होठों पर चिपकी झूठी मुस्कानें थीं। अहाना खुद को इस माहौल से बहुत अलग महसूस कर रही थी, लेकिन ये एक ऑफिशियल इनविटेशन था तो मना भी नहीं कर पाई थी।
वो अब एक कोने में पड़ी कुर्सी पर बैठी अपने जूस का गिलास थामे धीमे धीमे सॉन्ग्स की बीट्स में खोई हुई थी कि जब अचानक किसी ने टेबल पर रखा सोडा का गिलास गिरा दिया। पूरा ड्रिंक उसके ऊपर गिर चुका था। ओ गॉड! उसके मुंह से चीख सी निकली। उसकी साड़ी का पल्लू और कमर वाला हिस्सा बुरी तरह गीला हो चुका था। हल्के शिफॉन की साड़ी भीगकर उसके बदन से पूरी तरह चिपक चुकी थी और वो खुद को सबकी नज़रों से छुपाने के लिए तुरंत एक अंधेरे कोने की ओर भागी, जहाँ हल्की हल्की लाइट्स तो थीं, लेकिन यहाँ पर लोगों का आना जाना बिल्कुल नहीं था। वो बुरी तरह बेचैन हुई थी और अपने बैग से एक रुमाल निकालते हुए वो जल्दी जल्दी खुद को साफ करने लगी। अभिनव, जो कब से उसे अपनी नज़रों के घेरे में लिए हुए था, ये सीन भी उसकी नज़रों से छुप न सका। उसकी मदद करने के इरादे से वो उसके पास आया था। आहाना, आप ठीक तो है ना? अभिनव की आवाज़ पर आहाना बुरी तरह चौंकी थी और उसके हाथ से रुमाल नीचे गिर गया। वो घबरा चुकी थी और इसी घबराहट में साड़ी को सही करने के चक्कर में उसकी साड़ी का पल्लू कंधे से सरक कर नीचे गिर चुका था। भरा भरा सा उसका खूबसूरत सरापा अभिनव के गले में गिल्टी उभर कर गायब हुई थी। नज़र थोड़ी नीचे सरकी तो उसकी नाजुक पतली कमर और उस पर गहरा गोलाई आकार का बेली बटन। अभिनव का दिल जोर से धड़क उठा। उसका ये रूप आज पहली बार अभिनव के सामने था और वो पलकें झपकना भूल चुका था। लेकिन आहाना के चेहरे पर फैला डर और घबराहट देखकर उसने तुरंत अपनी नज़रें चुराई थीं। इट्स ओके आहाना, हो जाता है कभी कभी ऐसा। ऐसा करें, मेरे ड्राइवर के साथ आप घर चली जाएं। जबकि डर और शर्म के मारे उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया था और पीठ उसकी तरफ कर ली। दिल जोरों से धड़क रहा था। शर्मिंदगी के एहसास से उसका चेहरा लाल हो चुका था। इतना भी होश नहीं था कि साड़ी का पल्लू उठाकर दोबारा कंधे पर रख ले। शर्मिंदगी के एहसास से उसकी आंखों में पानी उतर आया। आहाना की यह हालत अभिनव की नज़रों से छुपी नहीं थी, लेकिन अभिनव वहाँ रुका नहीं। वो आगे बढ़ा, थोड़ा सा झुका और पल्लू को उठाकर धीरे से उसके कंधे पर रखने लगा ताकि वो थोड़ी सहज हो सके। हालांकि आहाना का चेहरा अभिनव की ओर नहीं था, सिर्फ उसकी पीठ अभिनव की ओर थी, लेकिन उसके वजूद की कपकपाहट और उसकी हालत का अंदाजा वो आराम से कर सकता था। साड़ी का पल्लू कंधे पर रखकर एक गहरा सांस लेते हुए वो पीछे हटा था, लेकिन उसी वक्त उसकी कलाई में पहना गया ब्रेसलेट आहाना के ब्लाउज की डोरी में फंस गया था और अभिनव को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही उसने अपने हाथ पीछे हटाए थे, ब्लाउज की डोरी खुल गई। आहाना का पूरा चेहरा तमतमा उठा था। आंखों में शर्म और गुस्से के आंसू भर आए। जल्दी से साड़ी के पल्लू से अपनी पीठ को कवर करती हुई वो अभिनव की ओर मुड़ी थी। आंखों में गुस्से के मारे लपटें निकल रही थीं। यानी ये इंसान सच में एक नीच और हवस से भरा इंसान है। ये ख्याल ही आहाना को गुस्से को हवा देने के लिए काफ़ी था। आपको शर्म नहीं आती? क्या यही सीखा है आपने अमीर बनकर कि एक लड़की की मजबूरी का फ़ायदा कैसे उठाया जाता है? उसकी आवाज़ गुस्से से काँप रही थी। तानों में जहर था। अभिनव तो हक्का बक्का रह गया। आहाना, प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, मेरी मंशा गलत नहीं, बस एक और शब्द मत कहना। वो तेज़ी से पीछे हटी और वहाँ से भाग खड़ी हुई, जहाँ पार्टी में आए कुछ एम्प्लॉयज़ की नज़र उन दोनों पर ही टिकी हुई थी, जिससे दोनों ही बेखबर थे। लेकिन अब उस कोने से निकलते हुए आहाना ने उन लोगों की नज़रों में एक अजीब सा तंज छुपा हुआ महसूस किया था। उसकी आंखों में आंसू और भी तेज़ी से बहने लगे और वो तेज़ी से भागती हुई हॉल से बाहर निकलती चली गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर अभिनव की आंखें बहीं ठहर गईं, बेबस ठहरी हुई और कुछ न कह पाने की कसक लिए। बस वही एक पल उसकी दुनिया को बदल गया था। वो रात भर सो नहीं पाई थी। वो एक बहुत शरीफ लड़की थी जो अपने पिता की दवाइयों और किराए के घर के लिए नौकरी कर रही थी, मगर अब हर कोई उसे एक और नज़र से देख रहा था। अगले दिन ऑफिस में कदम रखते ही सबकी नज़रों में शक, मुस्कान और तंज थे और आहाना को पूरा यकीन हो चुका था कि अभिनव भी उन्हीं अमीर बिगड़े मर्दों में से था जो पैसे के बल पर लड़कियों को अपने बिस्तर की शोभा बनाते हैं और अपना मन बहलाने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं। और यही सब कुछ वो आहाना के साथ करना चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी। वो इस नौकरी को छोड़ भी नहीं सकती थी। लेकिन आज जब उसका प्रमोशन करके उसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाया और उसे अपनी पर्सनल पार्टी में ले जाने के लिए कहा, तो गुस्से के मारे उसका खून खौल उठा था। सोनिया के समझाने का भी उसके ऊपर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। मैं अब और इस ऑफिस में काम नहीं कर सकती, उसने फट से कहा। तू पागल हो गई है क्या? सोनिया ने फिक्रमंदी से कहा। यहाँ तुझे इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है। मैं अभिनव जैसे घटिया इंसान के साथ एक पल भी काम नहीं कर सकती। मुझे उसकी नीयत का अब अच्छे से अंदाज़ा हो चुका है। ये तेरी गलतफहमी है यार, वो बहुत अच्छे इंसान है
और मजबूत किरदार के मालिक हैं, सोनिया ने कहा। ये सुनकर वो एक अजीब सी हंसी हंसी, इतनी कि उसकी आंखों में पानी निकलने लगा। प्लीज़ सोनिया, मेरे साथ इस तरह का मजाक मत किया करो। उसने उसी पल अपना बैग उठाया, कांपते हाथों से रिजाइन लेटर मेल कर दिया। अब वो घर के अंदर दाखिल हुई तो उसका चेहरा गुस्से से तना हुआ था। गुस्से के मारे उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सारी दुनिया को तहस नहस कर दे। दूसरी तरफ जब अभिनव को उसकी रिजाइन की खबर मिली तो वो गुस्से में अपने दोस्त पर ही बरस पड़ा। देख, अब तेरी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है। उस लड़की के जाने का सदमा शायद तेरे दिमाग पर लग चुका है। भला उसके जाने से मेरा क्या संबंध? जो कुछ किया है सर जी, वो सिर्फ आपने किया है। क्या ज़रूरत थी कल पार्टी में उसके साथ वो सीन क्रिएट करने की? और अभी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो पाया था कि उसका प्रमोशन करके उसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी भी बना लिया। यार, हलवा खाना है तो ठंडा करके खाओ, गरम गरम खाओगे तो मुंह जल जाएगा। जबकि अभिनव बेचैनी से अपने बालों में हाथ फंसाने लगा। रोहित को अभिनव ने कल के बारे में सब कुछ बता दिया था। तुझे पहले ही पता था वो इस बात को मुद्दा बनाएगी, रोहित ने अफसोस से कहा। जबकि अभिनव ने बेचैनी से अपना माथा मसलते हुए कहा, यार, वो लड़की मेरे सीने में धड़कन बनकर धड़कने लगी है, लेकिन वो समझती ही नहीं क्या करूं। रोहित को उसकी हालत पर अफसोस हुआ था। छोड़ना यार उस लड़की को, तेरे लिए लड़कियों की कमी थोड़ी है, और वो लड़की तो वैसे भी थोड़ी सी पागल लगती है मुझे। खबरदार खबरदार, जो तूने उसके बारे में कुछ भी गलत कहा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तेरी होने वाली भाभी है, इज्जत से बात कर। मुझे लगता है अब डायरेक्ट उसके घर बारात लेकर जाना ही पड़ेगा, तभी उसे मेरी मोहब्बत पर यकीन आएगा। वैसे मैंने सोनिया के मुंह से ये बात सुनी थी कि वो अमीर लोगों से बेहद नफरत करती है, और ऐसा क्यों है इसके बारे में उसने मुझे विस्तार से नहीं बताया। तो अब वही लड़की तुम्हें ये सब कुछ खुद ही बता सकती है। क्या तुम सच में अपने घर से उसके लिए रिश्ता भेजोगे? रोहित ने बड़े ही ध्यान से अपने दोस्त के चेहरे की ओर देखते हुए कहा। जिंदगी के इन 28 वर्षों में पहली बार कोई लड़की मुझे पसंद आई है यार। पहली बार मेरे दिल को कोई अच्छा लगा है। इतनी आसानी से मैं उसे अपने हाथों से कैसे जाने दूं? तो फिर उसे वापस लाने के लिए तुम क्या करने वाले हो? दुआ नहीं, कोशिशें करूंगा, अभिनव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मैं इतना तो तुझे जानता हूँ कि तू इतना भोला नहीं है, रोहित ने उसके कंधे पर धप मारते हुए कहा तो वो जोर से हंस पड़ा। उसने अपने गार्ड्स को निर्देश दिया कि उस जिद्दी सी लड़की की निगरानी करे, 24 घंटे उसके घर के आसपास रहे। वो जहाँ भी जाए उसके पीछे पीछे जाए, और यह भी सुनिश्चित करे कि उसे हमारे ऑफिस के अलावा कहीं और नौकरी न मिले। वो उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था, बस उसे अपनी नज़रों के सामने रखना चाहता था। आहाना जब घर के भीतर पहुंची तो उसका दिमाग गुस्से से उबल रहा था, चेहरा गुस्से से फूला हुआ था और उसकी नाक लाल हो रही थी। उसका इरादा सीधे अपने कमरे में जाकर सोने का था ताकि गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। लेकिन जैसे ही उसके पापा के कमरे से उसके पापा के खांसने की आवाज़ें आईं तो वो बुरी तरह परेशान हुई थी। दिल कांप उठा था। पापा, आप ठीक तो हैं? वो दौड़ती हुई अंदर गई और जो दृश्य उसने देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल था। उसके पापा को खून की उल्टियाँ हो रही थीं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पिछले कई महीनों से अतुल जी बिस्तर से लगे हुए थे, लेकिन जब से आहाना ने नौकरी शुरू की थी तब से उन्हें थोड़ा बहुत इलाज और दवाइयाँ मिलने लगी थीं। शायद जो बीमारी थी वो अब शारीरिक रूप से थोड़ी शांत हो चुकी थी, लेकिन आज की सुबह कुछ और ही लेकर आई थी। अचानक उन्हें खांसी का तेज दौरा पड़ा और अब उनके मुंह से खून निकल आया। आहाना की रूह कांप उठी। उसके हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। वो दौड़कर अपने पापा के पास पहुंची। घबराहट में उसने उनके सीने को मलना शुरू कर दिया। कांपते हाथों से उनका मुंह पोंछा और आंखों में आंसू लिए बस उन्हें ताकती रही। पापा प्लीज़ हिम्मत मत हारिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी सिसकियों में एक मासूम बेटी का डर और बेबसी साफ झलक रही थी। अतुल जी बस अफसोस भरी नज़रों से अपनी बेटी को देखते रहे। उन्हें अपने बीते हुए वक्त पर कोई मलाल नहीं था, कोई गम नहीं था कि ज़िंदगी कैसे बीती या आगे उनकी ज़िंदगी की डोर बस टूटने ही वाली है। पर एक टीस सीने में जरूर थी कि अपनी इस बच्ची को वो अब तक किसी अच्छे घर का हिस्सा नहीं बना पाए। काश मेरी बच्ची की शादी हो जाती, काश कोई ऐसा मिल जाए जो बिना दहेज के इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले और मैं चैन से मर जाऊं। ये खामोश दुआ उनकी रगों से होकर ऊपर चली गई थी, लेकिन आहाना इन ख्यालों से अनजान थी। वो अपने मन में कुछ और ही सोच रही थी। उसके माथे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में ठान लेने का जज्बा भी था। बस अब बहुत हो गया, मैं आज ही पापा के सारे टेस्ट कराऊंगी, किसी हालत में नहीं रुकूंगी। लेकिन उसकी सांसें अटक गईं क्योंकि याद आया अब तक तनख्वाह नहीं आई थी।
वो फौरन उठी और कांपते हाथों से मोबाइल उठाकर मैनेजर का नंबर डायल किया। हेलो सर, प्लीज़ मेरी सैलरी कब तक आएगी? बहुत अर्जेंट है। मेरे पापा की हालत बहुत ख़राब है। उसकी आवाज़ में कँपकँपी थी। देखिए मैडम, हमारे बीच एक डील हुई थी और उसमें ये शर्त थी कि यदि आपने 1 साल से पहले अपनी मर्ज़ी से नौकरी छोड़ी तो आपको इस महीने का वेतन नहीं मिलेगा। ये क्या अन्याय है? आप मेरा हक मुझसे छीन नहीं सकते। उसकी आवाज़ क्रोध और चिंता से काँप रही थी। हम वही कर रहे हैं जो दस्तावेजों में लिखा है मैडम। हम कुछ नहीं कर सकते, मजबूर हैं। वो फ़ोन बंद करने ही वाला था कि आहाना गुस्से से बोली, अगर आपने मुझे मेरी तनख्वाह नहीं दी तो मैं आपके खिलाफ़ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। मैडम, आप ऑफिस आइए, मुझसे बात कीजिए, मैं आपको सारे दस्तावेज दिखा दूंगा। आप सारी तसल्ली कर लेना। ठीक है, मैं आऊँगी, लेकिन याद रखिए, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। उसकी आंखों में आंसू और आग दोनों थे और इस बार वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानने वाली थी। उसने गुस्से में कॉल काट दी। उसकी आंखों में अब आंसू तैरने लगे। उसने अपनी एक दोस्त से उधार लेकर पापा को लेकर अस्पताल जाना पड़ा। दिल में बार बार अपने बड़े भाई श्याम भैया के लिए गुस्सा उमड़ रहा था। पापा ने अपनी सारी जमा पूंजी और दुकानें बेचकर उसे अमेरिका भेजा था, लेकिन वहां जाकर श्याम भैया ने अपने बाप और बहन दोनों को पूरी तरह भुला दिया था। उसे अपने एक दोस्त से पता चला था कि श्याम भैया ने वहां शादी कर ली है और उसकी एक बेटी भी है। अतुल जी रोज बेटे का इंतजार करते थे। फ़ोन हाथ में लिए उसकी तस्वीर निहारते रहते कि कभी तो उनका बेटा उन्हें फ़ोन करके उनकी खैरियत पूछेगा। खुद फ़ोन करते थे लेकिन श्याम का नंबर नहीं लगता था। शायद उसने नंबर बदल लिया था। दिन महीने और महीने साल में बीत गए थे और अतुल जी ने अपने बेटे से एक बार भी बात नहीं हो पाई थी। इसी गम में अतुल जी बीमार रहने लगे। अब दुकानें भी नहीं थीं। उन्हें लगा था कि बेटा वहाँ जाकर जैसे ही सेटल होगा घर का सारा खर्चा खुद उठा लेगा। लेकिन यह भी उनकी एक गलतफहमी साबित हुई। जिस औरत से उसने शादी की थी वो नहीं चाहती थी कि श्याम भैया का अपने परिवार से कोई रिश्ता बना रहे। वो उस वक्त अस्पताल की कुर्सी पर परेशान बैठी थी जब उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने जैसे ही नजरें उठाईं, थोड़ी ही दूरी पर काले सूट में एक आदमी खड़ा था, आंखों पर चश्मा लगाए हुए। उसे याद आया, यही आदमी उसने रास्ते में भी देखा था। जब वो रिक्शे में बैठी थी तो वो गाड़ी में बैठकर उसे घूर रहा था और उसके पीछे पीछे आ रहा था। अब ये कौन सी नई मुसीबत है? उसने बेजानी से सोचा। नजरें फेर लीं। मिस, हम आपके पापा को 2 दिन तक अपने पास रखेंगे। आप काउंटर पर जाकर बिल पे कर दें। उसने जो उधार दोस्तों से लिया था उसी से उसने अस्पताल का बिल भर दिया। 2 दिन बाद वो अपने पापा को लेकर घर आ गई थी। जब अतुल जी की तबीयत थोड़ी संभली तो आहाना ने फिर से अलग अलग कंपनियों में जाकर नौकरी के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया। उसकी सीवी एकदम परफेक्ट थी, फिर भी कोई भी उसे अपनी कंपनी में रखने को तैयार नहीं हो रहा था और ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा क्यों है। एक दिन जब वो ऑफिस से इंटरव्यू देकर बाहर निकली तभी उसे अपने पीछे से अभिनव ठाकुर का नाम सुनाई दिया। अरे नहीं अभिनव जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। कहीं ना कहीं उसे अब यकीन हो गया कि ये सब अभिनव ठाकुर का ही किया धरा है। मगर सवाल ये था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। उसका दिल एक बार फिर से नफरत से भर गया था। एक बार फिर वही घुटन, वही बेबसी और वही ज्वाला जो उसकी रग रग में दौड़ने लगी थी। उस कंपनी से बाहर निकलने के बाद आहाना ने एक रिक्शा रोकर सीधा अभिनव ठाकुर की कंपनी पहुंच गई। वो मैनेजर के ऑफिस में खड़ी थी और उससे तेज आवाज़ में बहस कर रही थी। आप मुझे मेरी सैलरी वापस दीजिए वरना मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। मैडम देखिए, आप किसी भी तरह का लीगल एक्शन नहीं ले सकती क्योंकि हमारा एग्रीमेंट दस्तावेज के रूप में मौजूद है। आपका सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं, साथ ही भारी आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। गुस्से से भरी वो दरवाज़ा धकेलती हुई सीधे अभिनव ठाकुर के केबिन में पहुंच गई और उसे देखकर अभिनव के दिल में एक सुकून सा उतर गया था। कितने दिनों बाद इस लड़की को वो अपनी आंखों के सामने देख रहा था। होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई लेकिन उसने तुरंत ही उस मुस्कान को छुपा लिया। उसने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारा। मिस्टर अभिनव ठाकुर, समझते क्या हैं आप अपने आप को? वो इतनी जोर से चीखी थी कि अभिनव ने अपने कानों में उंगलियां डाली। रिलैक्स यार, बहरा नहीं हूँ, सुनाई देता है मुझे। उसने आंखों में शरारत ली अपने सामने खड़ी उस लाल मिर्च से भी तीखी लड़की को देखा था और मन ही मन धीरे से बड़बड़ाया था, यार अभिनव, तुझे यही मिर्ची लड़की मिली थी इश्क करने के लिए। पूरी जिंदगी इस तूफान लड़की को तुझे अब झेलना पड़ेगा। आप अंधे बहरे साथ ही साथ जमीर से गिरे हुए भी इंसान हैं,
ना आपको लोगों का दुख महसूस होता है और ना ही उनकी बेबसी नजर आती है, समझे आप? तुम लोगों की हरकत देखकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम इतने नीच हो सकते हो, वो दोबारा चीखते हुए बोली। इस बार अभिनव ने गंभीर होकर उसकी ओर देखा और बोला, बैठो अहाना, प्लीज़ गुस्सा मत करो, पहले मेरी बात को ध्यान से सुन लो। बात? क्या बात सुनूं मैं आपकी? तुम लोगों ने मेरा हक मारा है और अब तुम मुझे बहला रहे हो। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने गिर जाओगे। और अब मैं कोर्ट जाऊंगी, अखबार में खबर छपवाऊंगी, तुम लोगों का असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी। अहाना का गुस्सा किसी भी पल कम नहीं हो रहा था। एक तो उसे अभी तक कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी और ऊपर से उसकी 1 महीने की तनख्वाह भी रोक कर बैठे थे। अहाना, जिस बात पर तुम शोर मचा रही हो उस पर तुम्हारी कोई जीत नहीं होगी। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तुम्हारी मेहनत की भी कदर करता हूँ, मगर सच्चाई बदल नहीं सकती। सच्चाई यही है कि हमारे बीच हुए समझौते के हिसाब से तुम्हें वो पैसा नहीं मिल सकता। लेकिन अगर तुम चाहो तो बैठकर बात कर सकते हैं। मैं तुम्हें हर चीज़ साफ साफ समझा दूंगा और शायद मैं तुम्हारी मदद भी कर दूं। आखिरी बात उसने अहाना की आंखों में आंखें डालकर बड़े ही प्यारे भरे अंदाज में कही थी, जबकि उसकी आंखों की तपिश पर अहाना एक पल के लिए हड़बड़ाई थी, लेकिन अगले ही पल फिर से गुस्से में भर गई। यही नजरें, यही गहरी नजरें उसे अंदर से बेचैन कर देती थीं और आज फिर उसका दिल उसी अंदाज में धड़कने लगा था। लेकिन जल्दी ही अहाना ने खुद पर काबू पाया और गुस्से से बोली, बस करो तुम्हारी बातें जहर लग रही हैं मुझे। तुम सब एक जैसे हो, धोखेबाज। ऑफिस की पॉलिसी सबके लिए एक जैसी है मिस अहाना, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं खुद तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही ज़रूरत है तो मुझे तुम जैसे घटिया इंसान का कोई एहसान नहीं चाहिए। तुम्हारा एहसान लेना तो ऐसा है जैसे मैं एक चुल्लू पानी में डूब मरूं। उसकी बात बीच में ही काट कर वो जोर से चिल्लाई थी। उसकी आवाज़ में लरस थी, आंखों में आंसू और आत्मसम्मान की आग जल रही थी। गार्ड तेजी से आगे बढ़ा ताकि उसे ऑफिस से बाहर निकाल सके, लेकिन अभिनव ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। तुम्हारे से 2 कौड़ी के ऑफिस पर मैं थूकना भी पसंद ना करूं, और अगर तुम ये सोचते हो कि अपनी ही सैलरी जो कि मेरा हक है उसे लेने के लिए मुझे तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगी और अब अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए मैं इस सैलरी को भी ठुकराती हूँ। मिस अहाना, जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए तो लौट आना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ आदर से पेश आऊँगा और तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा। तुम जब चाहे आकर अपनी नौकरी शुरू कर सकती हो। वो अभी अहाना को मनाने की कोशिश कर रहा था। भगवान न करे कि मुझे दोबारा कभी तुम्हारे दरवाजे पर आना पड़े। ये कहकर अहाना ने कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद किया और वहाँ से चली गई। अभिनव ने अचानक अपना माथा पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़की को आखिर परेशानी क्या है। वो कभी भी किसी बात को पूरी तरह सुनती नहीं थी और अधूरी बात पर ही कोई ना कोई फैसला सुना देती थी। हे प्रभु, मुझे विशाल धैर्य दो जो मैं इस जिद्दी लड़की की इस बेकार जिद को झेल सकूं। शादी के बाद भी हे प्रभु, अपना आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखना, वरना ये लड़की तो मुझे एक ही दिन में पागल कर देगी। उसने धीरे से बुदबुदाया। जिंदगी में पहली बार उसने अपने गुस्से पर इतना नियंत्रण किया हुआ था। उसके पास खड़ा उसका पर्सनल सेक्रेटरी भी हैरान था, बार बार अपनी मुस्कान दबाने की कोशिश कर रहा था। सर, मुझे क्यों लग रहा है कि आप उस लड़की से मोहब्बत करते हैं? अभिनव ने आंखें उठाकर उसे घूरते हुए देखा। तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है या नहीं? माफ़ कर दीजिए सर, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। ये कहकर उसने गर्दन झुका ली और एक श्रद्धापूर्वक अंदाज में खड़ा हो गया। अब अभिनव अपना मोबाइल निकालकर गार्ड को आदेश देने लगा। उधर अहाना अपने पापा को घर तो ले आई थी, मगर उनकी तबीयत दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही थी। दूसरी तरफ कोई भी कंपनी उसे रखने को तैयार नहीं थी। एक दिन वो छत पर खड़ी आंसू बहा रही थी। उसके मन में बार बार अपने भाई के लिए गुस्सा उमड़ रहा था। कुछ सोचते हुए उसने उनका नंबर डायल कर दिया जो उसे उनके ही एक दोस्त ने दिया था। जैसे ही फ़ोन उठा और उसे बरसों बाद अपने भाई की आवाज़ सुनाई दी, उसकी रुलाई गले में अटक गई। कितने अरसे बाद उसने ये आवाज़ सुनी थी और आवाज़ सुनते ही वो फूट पड़ी। तुम जानते भी हो पापा किस हाल में हैं, तुम्हें क्या पता चलेगा? तुम तो अपनी पत्नी और बेटी की दुनिया में इतने मगन हो चुके हो कि तुम्हें यह भी याद नहीं कि तुम्हारा बूढ़ा पिता किस तकलीफ से गुजर रहा है। पापा को कैंसर है और ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपयों की ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास तो 5 रुपये भी नहीं हैं। और पापा, जिनकी जेबें कभी नोटों से भरी रहती थीं, आज पूरी तरह खाली हैं। और जानते हो इसकी वजह कौन है? इसकी वजह तुम हो।
उन्होंने अपने सबसे दुलारे बेटे को अमेरिका भेजने के लिए अपनी दुकानें, अपनी ज़मीनें तक बेच दी। जब वो एक एक कागज़ पर दस्तखत कर रहे थे, उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, मगर दिल में एक उम्मीद थी कि तुम वहां जाकर उनके सहारा बनोगे। और तुमने तुमने तो हमें भुला दिया, जैसे हम कभी तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा थे ही नहीं, जैसे हमने तुम्हारे लिए कभी कुछ किया ही नहीं था। भैया, तुम मेरे आदर्श हुआ करते थे, लेकिन अब मुझे आपकी शख्सियत से गहरी नफरत है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते मैं आपसे किस कदर नफरत करने लगी हूँ। आपने हम दोनों, पापा और मुझे, अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया है। ये कहकर अहाना ने कॉल कर दी और ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी ओर श्याम भैया भी फ़ोन के उस पार आंसू बहा रहे थे। उन्हें अपने पिता के सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जिस स्त्री के लिए उन्होंने अपने पिता को छोड़ दिया, वही और अपनी बहन को नज़रअंदाज किया, उसी स्त्री ने उन्हें धोखा दे दिया था। वो उसकी पीठ पीछे उसके सबसे अच्छे दोस्त के साथ ही रिश्ता चला रही थी, यहाँ तक कि उसने अपनी मासूम बेटी तक को छोड़ दिया। और श्याम अपनी छोटी सी बच्ची श्रिया का खुद ही ख्याल रख रहा था। उसके लिए उसने एक मेड रख ली थी। कितने दिनों से हिम्मत कर रहा था कि घर फ़ोन करे, अपने पापा से, अपनी बहन से माफ़ी मांगे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। आज जब अहाना का कॉल आया तो उसके अंदर का सब्र टूट गया था। एक बंध था जो टूटा और आंसू ऐसे बहे जैसे सारा तूफान एक साथ बह जाएगा। पापा को मेरी ज़रूरत है। मैं पापा के पास जाऊंगा, उनके चरणों में गिरकर माफ़ी मांगूंगा, और जब तक वो मुझे माफ़ नहीं करेंगे मैं वहाँ से उठूंगा भी नहीं। उसने अपने आंसू बेरहमी से पोंछे और ख़ुद से एक संकल्प किया। उसकी 3 साल की बेटी बेड पर बैठी अपनी गुड़िया से खेल रही थी। वो उसके पास गया, उसके बालों पर हाथ फेरा और बोला, अब वक्त आ गया है अपने खूनी रिश्तों के पास लौट जाने का। ये कहकर उसने अपनी बेटी को जोर से अपने सीने से लगा लिया। कुछ समय के बाद अहाना ने अभिनव ठाकुर के ऑफिस के दरवाजे पर लात मारी और वहां से निकल तो गई थी, लेकिन अब उसके पापा की दवाइयों और इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी। उसके पास सिर्फ 1 हफ्ते का समय बचा था। अगर उस समय में वो पैसों का इंतजाम नहीं कर पाती तो उसके पापा की जान भी जा सकती थी। वो पापा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर सपना अपने बच्चों पर निछावर कर दिया था, वो अब दर्द में थे और अहाना उन्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी। एक आखिरी उम्मीद उसकी दोस्त सोनिया ही बची थी, और कुछ सोचते हुए वो सोनिया के घर पहुंच गई। सोनिया की भाभी ने उसे देखकर नाक भौं चढ़ाई, मानो कोई बोझ आ गया हो। लेकिन सोनिया ने जैसे ही अहाना को देखा था, उसका हाथ पकड़कर बिना कुछ कहे अपने कमरे में ले आई। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही अहाना की आंखों में आंसू बह निकले। बहुत मुश्किल से उसने अपनी ज़रूरत बयान की। सोनिया, मुझे 5 लाख की सख्त ज़रूरत है। मैं तेरा एक एक पैसा लौटा दूंगी। तेरा तो भाई बिजनेस करता है ना, उसके लिए ये रकम ज़्यादा नहीं होगी। ये कहते कहते उसकी आवाज़ कांप गई, पर अगले ही पल सोनिया की आंखों से भी आंसू बहने लगे। हर वक्त हंसती खिलखिलाती चुलबुली सोनिया के दिल में क्या तूफान था, आज अहाना को पहली बार पता चला। अहाना, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुझे अपनी जान भी दे देती, पर तू नहीं जानती कि मैं खुद कैसे जी रही हूँ। मेरे माँ बाप तो बहुत पहले चल बसे थे। ये जो तू मेरा भाई समझती है ना, असल में उसने मुझे कभी बहन नहीं माना, और उसकी बीवी मेरी हर सैलरी छीन लेती है। मेरी मर्जी से तो मैं अपने लिए दुपट्टा भी नहीं खरीद सकती। सोनिया की बातों में इतना दर्द था कि अहाना का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। और अब उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया है एक ऐसे बूढ़े आदमी से जिसकी उम्र मेरे पापा जितनी है। उसके अपने बच्चे हैं जो मुझसे 1-2 साल ही छोटे हैं। उसके शब्द कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे। अहाना ने उसे कसकर अपने गले लगा लिया। दोनों सहेलियां कुछ देर तक यूं ही एक दूसरे के सीने से लगी सिसकती रहीं। कभी वो सोनिया को तसल्ली देती और कभी खुद को। ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती सोनिया, हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई जख्म होता है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों ये ज़िंदगी इतनी प्यारी लगती है। थोड़ी देर में सोनिया की हालत थोड़ी संभली तो अहाना ने उसके माथे को चूमा और भारी मन से वहाँ से चली आई। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। घर लौटकर उसने अपने पापा को दवाई दी और जैसे ही उन्होंने नींद की गोली ली, आंखें बंद की, अहाना की आंखें छत को घूरने लगीं। मन में अंदर सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मुझे वो रास्ता चुनना होगा जिससे मैं सबसे ज़्यादा डरती हूँ। उसने अपने आत्मसम्मान को एक ओर रखकर, अपनी सारी अकड़ को दबाकर अभिनव ठाकुर के ऑफिस की तरफ कदम बढ़ाए। लेकिन आज और उस दिन में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उस दिन वो आंखों में आंखें डालकर उससे बात कर रही थी, लेकिन आज उसकी गर्दन झुकी हुई थी, पलकों पर आंसू टिके हुए थे और उसका सारा वजूद थरथरा रहा था। आज उसे एहसास हुआ कि किसी के सामने हाथ फैलाना कितना मुश्किल होता है।
जब अभिनव ने उसकी ये हालत देखी तो उसका दिल कटकर रह गया, क्योंकि उसे हमेशा वो लड़की आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी अच्छी लगती थी। मैं इस ऑफिस में दोबारा काम करना चाहती हूँ। मैं हर नियम, हर शर्त को मानने को तैयार हूँ, लेकिन इस बार मुझे अपने पापा के इलाज के लिए 5 लाख की ज़रूरत है। क्या वो रकम मुझे मिल सकती है अभी और इसी वक्त? उसने उम्मीद भरी नज़रों से अभिनव के चेहरे की ओर देखा। अभिनव के सामने उसकी मोहब्बत खड़ी थी, वो लड़की जिससे वो बेशुमार प्यार करने लगा था, जिसे वो अब अपनी दुनिया मान बैठा था। वो तो उसके लिए अपनी जान भी दे देता। 5 लाख तो कुछ भी नहीं थे। वो देर तक उसके चेहरे को देखता रहा और फिर गंभीर स्वर में बोला, मैं तुम्हें 5 नहीं बल्कि 10 लाख भी देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी होगी। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। तुम्हें मुझसे शादी करना होगी और 3 महीने तक मेरे साथ रहना होगा। ये सुनते ही आहाना को ऐसा लगा जैसे उसके सर पर आसमान टूट पड़ा। वो अविश्वास भरी निगाहों से उसकी ओर देखने लगी। उसका दिल फिर से नफरत से भर उठा। वो सोचती रही, ये अमीर लोग हमेशा गरीबों की मजबूरी का फ़ायदा क्यों उठाते हैं। यानी उसकी सोच गलत नहीं थी। आज अभिनव ठाकुर ने ये बात साबित कर ही दी थी, लेकिन अपने पापा के लिए उसे ये जहर भी पीना था। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ। उसके होंठों से कैसे ये शब्द निकले थे ये वही जानती थी। ठीक है, तुम अपना अकाउंट नंबर भेजो, मैं मैनेजर को कहता हूँ, पैसे तुम्हारे खाते में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और आज ही तुम मेरे साथ चलोगी। पहले हम मंदिर में जाकर शादी करेंगे, उसके बाद कोर्ट भी जाएंगे। वहाँ पर भी हम कानूनी रूप से कोर्ट मैरिज करेंगे। फिर तुम अपने घर जा सकती हो। पर मैं पापा को क्या बताऊंगी? उसके सवाल पर अभिनव ने प्यार भरी नज़रों से कहा, उसका हल मैं निकाल लूँगा। लेकिन उसकी आंखों में जो प्यार था, आहाना को वो जहर जैसा लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि उसकी आंखें ही नोच ले, लेकिन मजबूरी ने उसे रोक दिया था। ठीक है, फिर मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, उसने ठोस स्वर में कहा। अगले ही पल अभिनव ने तेजी से अपने मैनेजर को कॉल लगाया और बेहद शांत आवाज में सिर्फ इतना कहा, सब तैयार करो, अभी के अभी। कॉल कट करते ही उसने अपनी आंखें उठाकर सामने बैठी उस लड़की को देखा, जो डरते डरते उसके सामने आ तो गई थी, शादी के लिए हामी भी भरती थी, लेकिन उसके चेहरे की वो ठंडी सी उदासी, वो बेबसी सब कुछ कह रही थी। वो उसके साथ थी पर उसके लिए नहीं थी। अभिनव के दिल में खामोश सी कसक उठी। मैंने तो हमेशा तुम्हें इज्जत दी, प्यार दिया, फिर तुम्हारे चेहरे पर ये नफरत क्यों है? आहाना, उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा थाम लिया, जैसे खुद को ही समझा रहा हो। ठीक है, एक हाथ तो मिल गई, अब असली जंग तो तुम्हारे दिल को जीतने की है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में तड़प भी। उसे खुद पर यकीन था कि वो आहाना के दिल में मोहब्बत की वो लौ जला देगा जो कभी बुझने ना पाएगी। पर वो ये नहीं जानता था, जिस लड़की से वो मोहब्बत कर रहा है वो न सिर्फ हालातों से टूटी है बल्कि अपने दिल से ही जंग लड़ रही है। आहाना कोई आम लड़की नहीं थी। वो अगर टूट भी गई तो भी किसी को खुद पर हावी नहीं होने देगी। वो अपनी जिद में सब कुछ हार सकती थी, मगर सामने वाले को जीतने नहीं दे सकती थी। कभी कभी कुछ लोग हारने से नहीं डरते, उन्हें सिर्फ ये डर होता है कि कोई उनके घावों को न देख ले। अभिनव के लिए ये मोहब्बत थी और आहाना के लिए शायद मजबूरी, शायद खामोश इनकार, या शायद अभी तक नफरत। उसे जैसे ही बैंक से मैसेज मिला कि पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं, उसने खुद को याद दिलाया अब उसे अपना वादा पूरा करना है। थोड़ी ही देर में वो अभिनव ठाकुर के साथ ऑफिस से बाहर निकली और न चाहते हुए भी उसकी नज़र अभिनव की ओर मुड़ गई। उसे अपने आप से नफरत हो रही थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा नफरत उसे इस इंसान से थी जिसकी वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ा। वो उसे लेकर अपनी गाड़ी में बैठ चुका था और अब सीट बेल्ट बांधते हुए उसने एक नज़र आहाना पर डाली, जो उस पर ही नज़रें जमा बैठी थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। अभिनव ने हल्की सी मुस्कान के साथ ड्राइविंग संभाली। कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो, बात को दिल में दबा कर नहीं रखना चाहिए। तुम्हें लगता है कि मुझसे शादी करके तुम मुझे हासिल कर लोगे? आहाना ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत टेढ़ी हो। जब तक तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो जाता, मैं कभी भी तुम्हें खुद से प्यार करने पर मजबूर नहीं कर सकता। अभिनव ने नजरें झुकाए बगैर जवाब दिया, जबकि आहाना ने गुस्से और झुंझलाहट से अपना चेहरा खिड़की की ओर कर लिया। अजीब आदमी है, इसे किसी भी बात पर गुस्सा क्यों नहीं आता। इस वक्त वे दोनों हवेली तक पहुंचे थे। तुमने तो कहा था हम मंदिर में जाकर शादी करेंगे, तो तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? मेरा इरादा बदल गया है, मंदिर में शादी करने की बजाय हम घर पर ही शादी करेंगे। मैंने फ़ोन पर सारे इंतजाम करवा दिए हैं, लेकिन ऐसा क्यों? पता नहीं।
वो क्यों इतना बेचैन हो रही थी? बस ऐसे ही, क्योंकि मेरी माँ का सपना था कि वो अपने बेटे की शादी इसी हवेली के इस बड़े से हॉल में करें, लेकिन वक्त ने उन्हें मोहलत नहीं दी। क्या तुम अकेले रहते हो यहाँ? हाँ, पापा जर्मनी में दादी के साथ रहते हैं। मम्मी का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था। तो तुम वापस जर्मनी क्यों नहीं चले जाते? अपनी फैमिली के पास जाऊंगा, लेकिन इस बार अकेला नहीं, किसी को साथ लेकर। ये सुनकर आहाना ने अनजाने में ही सर ना में हिला दिया। उसे लग रहा था कि बाकी अमीरों की तरह ये भी उसे कुछ दिनों का टाइम पास कर रहा है, फिर अपने जैसे हाई फाई स्टेटस की किसी लड़की से शादी करेगा और उसे लेकर जर्मनी लौट जाएगा। वहाँ हवेली में उसके दोस्त और पंडित जी पहले ही मौजूद थे। उसके दोस्त शादी का इंतजाम कर चुके थे। कुछ ही देर में पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और अभिनव उसका हाथ पकड़कर मंडप में बैठ गया था। जैसे ही विवाह पूरा हुआ, सबने अभिनव को शुभकामनाएं देना शुरू कर दी और आहाना उन्हें घृणा भरी नजरों से देखती रही। अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे ही तुम्हारे पापा का ऑपरेशन हो जाए, तुम कुछ दिन उनके पास रहना, फिर उनके लिए कोई केयर टेकर का इंतजाम कर देना और उन्हें बता देना तुम 3 महीने के लिए कंपनी के प्रोजेक्ट के तहत देश से बाहर जा रही हो। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं अपने पापा को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा रही। फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा अकेले नहीं होंगे। अभिनव ने बड़ी ही गहरी नज़रों से उसकी ओर देखा तो उसे उसकी मानसिक हालत पर शक हुआ, मगर बिना कोई बहस किए वो उसके साथ घर वापस लौट आई। लेकिन जैसे ही उसने बरामदे में कदम रखा, सामने बैठे व्यक्ति को देखकर वो सन्न रह गई, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि श्याम भैया थे, जो उसके पापा के पैर दबा रहे थे। आहाना धीमे धीमे कदमों से उसके पास पहुंची। श्याम ने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन वो झटके से पीछे हटी। तकदीर ने उसके साथ ये कितना बड़ा मजाक किया था। अभी कुछ ही देर पहले वो अभिनव ठाकुर की पत्नी बनी थी। आपने हमेशा की तरह इस बार भी देर कर दी भैया, उसने आंसू पोंछते हुए कहा। अगर उसे पता होता कि उसका भाई वापस आ जाएगा तो वो कभी भी अभिनव ठाकुर से विवाह न करती। चुपके से आंसू पोंछते हुए वो अपने कमरे की ओर बढ़ गई थी, जबकि नन्ही सी श्रेया कमरे में जाती आहाना को देखकर अपने पापा से पूछने लगी, पापा ये क्यूट सी दीदी कौन है और ये हमसे बात क्यों नहीं कर रही? श्रेया ने भोलेपन से सवाल किया था और झट से श्याम के गले में अपनी छोटी छोटी बाहें डाल दी। श्याम ने अपने आंसू छुपाते हुए धीमे से कहा, बेटा ये दीदी नहीं, तुम्हारी बुआ है। मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने इन्हें बहुत तकलीफ दी थी, मगर तुम जाओ बुआ से बातें करो, देखना तुम्हें प्यार से अपने सीने से लगा लेंगी। श्रेया का दिल भी बुआ के करीब जाने को मचल उठा। जैसे ही उसके पापा ने इजाज़त दी, वो फौरन आहाना के कमरे की ओर दौड़ पड़ी। आहाना खिड़की के पास खड़ी थी, अपनी तकदीर को कोस रही थी, अकेलेपन से टूटी हुई। मगर तभी उसकी नज़रों के सामने वो नन्ही सी चिड़िया आ खड़ी हुई, जिसकी मासूम मुस्कान ने उसके सोने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दी। वो बच्ची किसी नाजुक कांच की डॉल जैसी लग रही थी, मासूम, सजीव और बेहद खूबसूरत। आहाना चाहकर भी खुद को रोक न सकी। उसके फैले हुए हाथ देखकर उसने अपनी बाहें भी खोल दी। पहले तो वो अपने भाई से बहुत नाराज़ थी, लेकिन इस मासूम बच्ची का क्या कसूर था? श्याम के एक दोस्त से उसे पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी कि कैसे उसकी पत्नी उस नन्ही परी को छोड़कर चली गई थी, और माँ की ममता से वंचित वो बच्ची कब उसके दिल में उतर गई उसे खुद भी पता न चला। उसने श्रेया को कसकर अपने सीने से लगा लिया था। आप मेरी बुआ जी है ना? श्रेया ने अपने नन्हे हाथों से आहाना की आंखों से बहते आंसू पोंछते हुए पूछा। हाँ मेरी गुड़िया, तुम्हारी बुआ हूँ मैं। आहाना ने उसकी मासूमियत पर जान लुटाते हुए उसका माथा चूम लिया। पहली बार श्रेया को किसी औरत की गोद में सुकून मिला था, ऐसा सुकून जो अब तक अनकहा था। तो बहुत प्यार से वो उसकी गोद में बैठी रही, और बैठे बैठे कब उसकी पलकें झपकीं और वो सो गई, ये आहाना को भी पता न चला। बस उसकी गोद में एक नन्ही सी मोहब्बत चैन से सांस ले रही थी, और आहाना की रगों में पहली बार सुकून सा बहने लगा था। कुछ ही दिनों में उसके पापा का ऑपरेशन हो गया था और भगवान की दया से वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। उन्हें एक नई जिंदगी मिल गई थी। श्याम अब ज़्यादातर समय अपने पापा के साथ बिताने लगा था। उसने अपनी कंपनी भी अब भारत में ही ट्रांसफ़र करवा ली थी, लेकिन बस अभी तक आहाना को मनाने में कामयाब नहीं हुआ था, और उसी दिन वो उसके कमरे में चला आया। आहाना, क्या अपने भाई को माफ़ नहीं कर सकती? श्याम बेबसी से उसके सामने खड़ा था। आहाना ने एक नज़र अपने भाई को देखा, फिर नज़रें घुमा ली, फिर धीरे से बोली, कर सकती हूँ माफ़, अगर आप मेरी एक बात मान लें। कौन सी बात? श्याम ने तुरंत पूछा। श्रेया को माँ की ज़रूरत है, इसलिए आप शादी कर लें, लेकिन मेरी बताई हुई लड़की से। श्याम तो इसी बात पर खुश हो गया था कि उसकी बहन उसे माफ़ कर रही है। वो झट मान गया।
अहाना ने बिल्कुल भी देर नहीं की, वो फौरन श्याम का रिश्ता लेकर सोनिया के घर पहुंच गई। सोनिया की भाभी ने कोई ऐतराज नहीं किया था। जहां सोनिया का रिश्ता तय हुआ था वहां से भी उन्हें लालच था, क्योंकि बदले में उन्हें सोनिया की भाभी को अच्छी खासी रकम मिलने वाली थी। लेकिन पैसों की कमी तो श्याम के पास भी नहीं थी। उसने दुगनी रकम देकर सोनिया की भाभी का मुंह बंद कर दिया और फिर सोनिया को अहाना अपनी भाभी बनाकर ले आई। सोनिया को जैसे एक नई जिंदगी मिल गई थी। वो अहाना के गले लगकर रो पड़ी। अहाना, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसी, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सोनिया ने पहले ही दिन श्रेया को अपने गले से लगा लिया था और वादा किया था, मैं श्रेया को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। सब कुछ अब ठीक हो चुका था। अब अहाना को अभिनव से किया गया अपना वादा पूरा करना था। एक बार तो उसके मन में आया कि वो अपने भाई श्याम को सब कुछ बता दे, लेकिन फिर वो डर गई कि कहीं श्याम उसे गलत न समझे। उसने प्रोजेक्ट का बहाना बनाकर अभिनव की हवेली की ओर रुख किया। वो बहुत डरी हुई थी, घबराई हुई थी। जिस इंसान की शक्ल देखना तक वो पसंद नहीं करती थी, अब उसके साथ 3 महीने रहने वाली थी। हवेली के दरवाजे पर अभिनव खुद खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। उसके स्वागत के लिए उसने गुलाब का फूल उसकी ओर बढ़ाया। न चाहते हुए भी अहाना ने वो फूल थाम लिया। अब वो दोनों साथ साथ हवेली के अंदर जा रहे थे। अभिनव बातों का सिलसिला बनाए हुए था और वो बस खोई खोई सी उसकी बातों को सुन रही थी। रात को जब अभिनव कमरे में दाखिल हुआ तो देखा अहाना ने अपने सिर तक चादर तान रखी थी और जानबूझकर जोर जोर से खर्राटे ले रही थी। उसकी मासूम सी हरकत देखकर अभिनव के चेहरे पर हंसी आ गई। वो धीमे धीमे कदमों से उसके पास गया और उसके सिर से चादर हटा दी। मुझे पता है तुम जाग रही हो, तो ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो हमारी सुहागरात 1 हफ्ते पहले होनी थी, लेकिन जो कुछ हुआ उसमें किसी का कोई कसूर नहीं था। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज ही अपनी गोल्डन नाइट मना ली जाए। वो जानबूझकर उसे छेड़ रहा था। अहाना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके गाल तप रहे थे और उसके हाथ भी कांप रहे थे। लेकिन हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था, इसलिए मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। अपने डर पर काबू पाती हुई बोली थी। तुमने मुझसे शादी की बात की थी ना, तो मैडम जरा सर्च करके देख लो शादी के बाद क्या क्या होता है। अब ऐसी कोई शर्त तो मुझे याद नहीं आ रही जब तुमने कहा हो कि शादी के बाद तुम मेरे साथ सुहागरात नहीं मनाओगी। अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो जी जान से कांप उठी। उसने कुछ देर उसे चुपचाप देखा, फिर मुस्कुराते हुए धीरे से आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। तकिए पर उसका सर रखते हुए वो जरा सा उसके ऊपर हुआ था। अहाना ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अभिनव ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए थे। उसके नरम एहसास को धीरे धीरे मदहोशी से महसूस करने लगा। उसके स्पर्श में एक अजीब सी सुकून भरी दीवानगी थी। लेकिन अगले ही पल अभिनव ने शरारत से उसके होठों पर जोर से काट लिया था और पीछे हट गया। अहाना जो उसके करीब आने पर ही भड़की हुई थी, उसकी दूसरी हरकत पर और भी गुस्से में आ गई। उसने गुस्से से आंखें तरेरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो दांत किटकिटाकर रह गई। अभिनव ने आंखों में शरारत लिए अपना चेहरा फिर से उसके करीब कर दिया और धीमे से बोला, शौक से अपना बदला पूरा कर लो। जितनी जोर से मैंने काटा है उससे भी ज़्यादा जोर से काट लेना। वादा करता हूँ उफ तक नहीं करूँगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे इंतजार कर रहा हो कि अब अहाना आगे बढ़ेगी। अहाना की आंखों में एक पल को शरारत तैर गई। वो धीरे धीरे अपना चेहरा अभिनव के करीब लाई। अभिनव ने आंखों की कोर से झांका। वो उसके करीब हो रही थी। अभिनव के दिल में गुदगुदी सी होने लगी। उसके होठों पर मुस्कान तैर गई, लेकिन अगले ही पल उसकी चीख निकल गई थी जब अहाना ने उसके होठों पर नहीं बल्कि उसकी ठुड्डी पर जोर से काटा था। इसे कहते हैं बदला। वो गुस्से से पीछे हटते हुए बोली, आया ना मजा? दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, वरना इससे भी ज़्यादा जोर से काटूंगी। वो उंगली उठाकर उसे वार्निंग देती, जबकि अभिनव उसे घूर कर रह गया। जंगली बिल्ली। इतनी देर में अहाना बेड से उतरकर खड़ी हो चुकी थी। अगर आप मेरे करीब आने की कोशिश करेंगे तो मैं आपके साथ भी नहीं रहूँगी। आपके 5 लाख की बात है तो मैं आपको अभी लौटा सकती हूँ। इस लड़की को खोना नहीं चाहता था अभिनव किसी भी कीमत पर। दिल में मचलते जज्बातों को दबाकर उसने अहाना की बात मान ली। अच्छा बाबा, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती इस सब के लिए फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो तुम्हें मेरी भी माननी होंगी। और वो बातें क्या हैं? इससे पहले कि वो कुछ और कहती, अभिनव ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और वो उसके चौड़े सीने से लग गई। अहाना उसकी सांसों की आवाज़ सुनकर बेचैन हो रही थी।
ये क्या है, छोड़े मुझे। उसने उठने की कोशिश की मगर उसने फिर से अहाना की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने पास खींच लिया। वादा करता हूँ इन 3 महीनों में तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन तुम पूरे 3 महीने तक मेरे ही कमरे में मेरे ही बेड पर पति पत्नी की तरह रहोगी। बस हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बनेगा। अब आराम से सो जाओ और मुझे भी सोने दो। फिक्र मत करो, तुम्हारी इजाज़त के बिना तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इस बार उसने नरम लहजे में कहा तो वो थोड़ा शांत हो गई थी। सुबह जब वो जागी तो देखा वो अभिनव की बाहों में थी। उसने उसकी बाहों से निकलना चाहा, लेकिन सोते हुए अभिनव ने उसे अपने और भी करीब खींच लिया। ये बात सच थी कि आज से पहले उसे इतनी सुकून भरी नींद कभी नहीं आई थी। वो अनजाने ही उसके चेहरे को निहारने लगी। सोते हुए भी हल्की मुस्कान अभिनव के चेहरे पर थी। कोई शक नहीं था, वो एक बेहद खूबसूरत मर्द था। अभिनव ने झट से आंखें खोली तो जल्दी से उसने अपना रुख फेर लिया। आप मुझे जब तक चाहें देख सकती हैं, आपको इजाज़त है मैडम। ऐसी कोई बात नहीं है, कहती हुई वो जल्दी से बाथरूम में चली गई। और फिर शाम होते होते उसकी अलमारी में अलग अलग तरह के कपड़े भर चुके थे। हर ड्रेस के साथ मैचिंग जूते गहने भी थे। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। एक समय था जब उसे इन सब चीज़ों का बहुत शौक हुआ करता था, लेकिन पैसों की कमी के कारण हमेशा अपने शौक दबा लेती। तुम ये सब करके आखिर साबित क्या करना चाहते हो? मैं तो कुछ भी साबित नहीं कर रहा, वो कंधे उचकाकर लापरवाह से अंदाज में बोला। मैं तो बस तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ और अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, अहाना ने उसे याद दिलाया। मैडम, ये परमानेंट भी बन सकती है अगर आप मुझ पर नजरें करम कर दें तो। और ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी भी अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। गुस्से में अपनी बात पूरी करके वो वहाँ से चली गई थी, जबकि अभिनव बहुत देर तक उसी दरवाजे को देखता रहा जहाँ से वो निकली थी। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बिस्तर पर बैठ गया। हिम्मत रख यार, इतना मुश्किल भी नहीं है, उसने जैसे खुद को दिलासा देने की कोशिश की थी। रात के समय वो उसे अपने साथ एक बिजनेस पार्टी में भी ले गया। जानबूझकर उसने उसका हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। वो बार बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती, लेकिन वो हर बार अपनी पकड़ और कस देता। कुछ औरतें लड़कियां अभिनव के पास आईं जो यकीनन उसकी फैन लग रही थीं। उसने उन सब से अहाना का परिचय अपनी पत्नी के रूप में करवाया था। अहाना देख रही थी कैसे उन औरतों के चेहरे का रंग उड़ा था, और न जाने क्यों ये देखकर उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। हमारी शादी तो सिर्फ 3 महीनों के लिए है, तो फिर पूरी दुनिया को इसके बारे में क्यों बता रहे हो? और अगर ये बात मेरे पेरेंट्स तक पहुंच गई तो मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगी। फिक्र मत करो अहाना, तुम्हें यहाँ कोई नहीं जानता, और यही वजह है कि मैं सबको बता रहा हूँ। कल को अगर तुम चली भी गई तो किसी को तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। तुम हमेशा इतना बुरा क्यों सोचती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम जैसे अमीर लोग हम जैसे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही करते हैं। वो हद से ज़्यादा उससे बदतमीजी करती थी, कभी कभी कड़वे लहजे में बात करती, मगर इसके बावजूद भी अभिनव कभी उसे पलटकर जवाब नहीं देता था। उसकी हर बात को बड़े सब्र से सुनता। दोनों को साथ रहते हुए लगभग 3 हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन इस दौरान एक बार भी अभिनव ने अहाना को डांटा नहीं था। अगर वो कुछ उल्टा पुल्टा भी कर देती तो वो नज़रअंदाज कर देता। अब तो ये उसकी आदत बन चुकी थी कि हर रोज़ रात को 3 बजे उसे भूख लगती थी, और उस समय वो अहाना को उठाता और ज़बरदस्ती अपने साथ किचन में ले जाता। अहाना रोज़ रात उसके लिए कुछ न कुछ बनाती, कभी नूडल्स, कभी सैंडविच। अब तो अहाना को भी इन सब चीज़ों की आदत लगने लगी थी। हर रोज़ 3 बजे उसकी नींद खुद ब खुद खुल जाती, फिर वो खुद ही अभिनव को जगाती थी। एक दिन जब वो नहीं उठा तो अहाना ने गुस्से में उस पर पानी की बाल्टी उंडेल दी। अभिनव हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या हो गया है तुम्हें? अहाना दांत पीसते हुए बोली। मुझे भूख लग रही है। तो वो जोर से मुस्कुरा दिया। यानी अब अहाना को मेरी आदत लग चुकी है। हर शाम ऑफिस से लौटकर वो अहाना को अपने स्टडी रूम में बुलाता और उससे पूरे दिन का हालचाल सुनता। जिस दिन वो देर से आता, अहाना को एक बेचैनी सी होने लगती और एक अजीब सी घबराहट उसके दिल में घर कर जाती। कभी कभी तो वो उसे फ़ोन करके ही डांट देती कि तुम कहाँ रह गए हो, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। ये सब देखकर अब उसे भी बहुत खुशी होने लगी थी। अहाना को अभिनव पसंद आने लगा था। उसके साथ रहते रहते अहाना को ये समझ में आ गया था कि वो जैसा सोचती थी अभिनव वैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो इंसान तो हद से ज़्यादा अच्छा निकला, गरीबों की मदद करता था, ज़रूरतमंदों के लिए उसने एक हॉस्पिटल भी बनवाया हुआ था जहाँ उनका इलाज मुफ्त में होता था। अपनी हवेली में काम करने वाले नौकरों का भी पूरा ध्यान रखता था। अब तक उसने एक बार भी उसकी मर्जी के बिना उसके करीब आने की कोशिश नहीं की थी।
हालांकि दोनों एक ही बेड पर सोते थे। वो सोते हुए कभी कभी अभिनव के करीब हो जाती तो वो प्यार से उसे अपनी बाहों में समेट जरूर लेता था, लेकिन कभी भी अपनी हद पार नहीं करता था। और आहाना भी उसकी बाहों से निकलती नहीं थी, जानबूझकर सोती बन जाती और सुकून से उसकी बाहों में लेटी रहती। उसने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ उसके जिस्म का नहीं बल्कि उसकी रूह का दीवाना है। वो उससे सच्चा प्यार करता है। हर रात सोने से पहले वो उसके कान में धीरे से आई लव यू कहता। लेकिन एक रात जब उसने ऐसा नहीं कहा तो आहाना बेचैन हो गई। उसकी बेचैनी अभिनव ने नोटिस की, मगर जानबूझकर उसे छेड़ रहा था। उसे सताना उसे अच्छा लगता था। एक दिन आहाना को खबर मिली कि अभिनव की कार का एक्सीडेंट हो गया है। उसे लगा जैसे सातों आसमान एक साथ उसके सर पर आ गिरे हों। वो खाली दिमाग और कांपते कदमों से अस्पताल की ओर भागी थी और जैसे ही डॉक्टर के बताए हुए कमरे में गई, देखा बेड पर तो उसके पति का ड्राइवर लेटा हुआ है। अचानक ही उसके पीछे से अभिनव की आवाज़ आई, आहाना तुम यहाँ क्या कर रही हो? और अगले ही पल वो दौड़कर उसके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने गुस्से में उसके सीने पर मुक्का मारा, जिससे अभिनव दर्द से कराह उठा। तुमने मुझे डरा दिया अभिनव। मैंने सुना कि तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। वो रोते हुए अपने सारे जज्बात उसके सामने रख रही थी। अभिनव हल्के से मुस्कुराया। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि वो लड़की भी उससे मोहब्बत करने लगी है। उसने अपनी बाहों का घेरा थोड़ा और कस दिया तो आहाना शर्म के मारे उसके चौड़े सीने में सिमट गई। आई लव यू मेरी जान। वो उसके चेहरे के करीब झुककर बोला, आई लव यू टू। उसकी शर्ट से अपनी नाक और आंसू साफ करते हुए जवाब दिया। उसने आहाना को उसके घर जाने की इजाज़त दी, जिस पर आहाना के चेहरे का रंग उड़ गया। ये देखकर अभिनव हंस पड़ा। यार, अगर तुम्हें दुल्हन बनाकर लाना है तो तुम्हें तुम्हारे घर तो भेजना पड़ेगा ना, इतनी सी बात भी नहीं समझती हो। और इस बार आहाना हंस पड़ी थी और दोबारा उसके सीने में अपना सर छुपा लिया। कुछ ही दिनों में पूरी रीति रिवाजों और धूमधाम से अपनी दुल्हन बनाकर अभिनव उसे अपने बंगले पर ले आया। बही घर, बही कमरा और बही जान लुटाने वाला अभिनव। कुछ भी तो नहीं बदला था, लेकिन इस बार एहसास बदल गए थे, जज्बात बदल गए थे। रात को जब दोनों सोने के लिए लेटे तो अनजाने ही वो अभिनव के करीब हो गई थी और उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। अभिनव ने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। कितनी ही देर तक वो दोनों यूं ही लेटे रहे कि तभी आहाना को अपनी पीठ पर अभिनव के हाथों की सरसराहट महसूस हुई थी और उसका दिल जोर से धड़क उठा। अगले ही पल उसने अपनी सांस रोक ली जब अभिनव ने एक झटके से उसकी डोरियों को खोल दिया था। आहाना ने उसकी बाजुओं पर अपनी उंगलियों की पकड़ सख्त की, जिसे महसूस करते ही अभिनव उसके कान में बोला था, यार अब तो इस गरीब पर दया कर लो। सांसों की सरसराहट में आहाना का तन पिघलने लगा था। मैंने कब मना किया है अभिनव? क्या तुम्हें मेरे दिल की धड़कनें सुनाई नहीं देती जो सिर्फ तुम्हारे नाम की माला जपती हैं? कहते हुए कांपते होंठों से उसने अभिनव के होंठों को छू लिया था और आहाना की सदा पर अभिनव दीवाना हो गया था और पूरी शिद्दत से उसने आहाना को अपने सीने से भींच लिया। आज पूरे हक और मान के साथ आहाना के वजूद को महकाता चला गया। अपने होठों का नरम स्पर्श उसके तन पर बिखेरता चला गया और आहाना भी आज पूरी तरह खुद को उसके हवाले कर चुकी थी। उसके दिल से गलतफहमी के बादल छड़ चुके थे और एक खुशहाल जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। उसे आज अभिनव पर ढेर सारा प्यार आ रहा था और इस प्यार का इजहार वो कर भी रही थी, अपने नरम होठों से अभिनव के वजूद को छूते हुए। जबकि आहाना के नरम होठों का स्पर्श जब भी अभिनव अपने तन पर महसूस करता वो और भी दीवाना हो जाता। पूरी रात उसने अपनी चाहत की बारिश आहाना के वजूद पर की थी। जितनी ही रात खुमारी में डूबी हुई थी, सुबह उतनी ही खूबसूरत और ज़िंदगी को महकाने वाली थी। अपनी बाहों में सोई हुई आहाना को अभिनव ने बड़े ही प्यार से देखा था और उसके माथे को छूकर उसे अपने सीने से लगा लिया। आई लव यू आहाना। आई लव यू टू अभिनव, नींद में कसमसाते हुए बोली थी और अभिनव के होठों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कान खिल उठी थी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ ऐसी ही रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।